दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग अंतिम जिला देखेंगे, जिला सीरीज का हरिद्वार जिला। इसी के साथ हमारा जिला सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, यानी एक 2 या 3 वीडियो अधिकतम इसकी आएंगी तो हमारा जिला सीरीज कंप्लीट हो जाता है। और जिला सीरीज आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी हमेशा से। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आप कहाँ लेंगे, जैसे आपको अब लोकेशन पता चल गई, आपको नाम सुने होंगे, अखबारों में अगर कोई समाचार आता है, कोई न्यूज़ आती है तो करंट अफेयर में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। क्योंकि आप पता है, अगर आपसे कभी पूछ दिया लंदौर में ये चीज़ हुई, यहाँ पर ये चीज़ हुई, तो आपके दिमाग पे क्लिक कर जाएगा कि हाँ, स्टडी विथ योगेश चैनल में हमने ये चीज़ें सुनी थी, ये चीज़ें हमने तैयार की थी, तो वो दिमाग में सेट हो जाती है करंट अफेयर की चीज़ें। ठीक है, आने वाले एग्जाम में आप देखना करंट अफेयर, वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन आप पूछे जा रहे हैं, तो आप फिक्र मत करना। वर्ल्ड हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स से मैं जीएस की क्लासेस होली के बाद शुरू करूंगा। अभी आपकी ये जिला सीरीज कंप्लीट होने के बाद कुछ क्लासेस परीक्षावाणी की मैं बताऊंगा कैसे उसको तैयार करना है, क्या उसमें पढ़ना है और मैंने क्या पढ़ा दिया है, और आगे के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे परीक्षावाणी के मैं वो करा दूंगा। तो हम होली के बाद जीएस की क्लासेस देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अभी तक का सेशन आपके समझ आया होगा। आगे भी आप लोग ऐसे ही साथ बनाए रखना, संयम रखना, धैर्य रखना, आपको मेहनत करने से मतलब होना चाहिए। ठीक है, लास्ट टाइम पे मैंने आपको नैनीताल जिला पढ़ाया था, उसमें 2 चीज़ें छूटी हुई हैं। एक तो आप विक्टोरिया डैम लिख लीजिए भीमताल में, एक हरेला मेला लिख लीजिए भीमताल में। ये 2 के 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो छूट गई थी, बाद में मैंने न्यूज़ में देखा और एक वहाँ पर संगीता नाम की लड़की हैं, उन्होंने मुझे बताया कि सर ये यहाँ पे चीज़ें प्रसिद्ध हैं, तो मैंने भी उसको सर्च किया था, तो वो वास्तव में इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 2 चीज़ें आप लोगों को लिखना है। एक तो आपको विक्टोरिया डैम है, क्योंकि ये इससे हमें ये फ़ायदा होगा, जैसे आप लोग मुझे मैसेज करके बता दिया करिए कि सर ये चीज़, क्योंकि जो लोकल होता है वहाँ पे लोकेलिटी जिसकी होती है, जो स्थानीय निवासी वहाँ का है, उसको वहाँ का ज़्यादा बेटर पता रहता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में हमेशा ये पॉसिबल नहीं कि हर चीज़ किताबों से पूछी जाए। न्यूज़पेपर बहुत बढ़िया सोर्स होता है, आप अखबारों के साथ बने रहना, खासकर उत्तराखंड अखबार में जो भी लोकल की न्यूज़ आती है उससे बने रहना। एक विक्टोरिया डैम, एक हरेला मेला, दोनों भीमताल में लग होते हैं। ठीक है, हरेला मेला ही नैनीताल जिला में ऐड कर देना आप। एक तो विक्टोरिया डैम कर दोगे, एक हरेला मेला कर दोगे, कहाँ करोगे, नैनीताल जिला में इसको ऐड करना है। साथ ही साथ कुछ लोगों को एक कन्फ्यूजन हो रहा था, सर जो सेवायोजन निदेशालय है, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय आपने नैनीताल करा रखा है, वो नैनीताल जिला लिखा है हल्द्वानी में ही। मुझे लगा कि आप लोगों को पता होगा, इतना कंफ्यूज मत करना, उसको हल्द्वानी कर देना ब्रैकेट में। ठीक है, जो सेवायोजन निदेशालय वाला क्वेश्चन था उसको हल्द्वानी कर देना। और एक नाम ये सुना मैंने कि वो चेंज हो गया, जिसको मैंने वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा था, याद होगा आपको, पटवा डांगर वगैरह में कहीं वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट बताया था। वो काम आपका है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो उसका रियल नाम लिख के अपनी कॉपी में ऐड कर लेना है। ठीक है, उसका नेम चेंज हो गया है, जो आपका वैक्सीन रिसर्च सेंटर है उसको देख लेना, उसको नाम चेंज हो गया, थोड़ा इतना बता रहा हूँ, बायोटेक टाइप का कुछ नाम है उसका। ठीक है, देख लीजिए। अब हमें क्या करना है, हरिद्वार जिला कंप्लीट करना है, 2 या 3 क्लासेस में हमारा ही कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से इसको ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ कैसे करना है, मेरे साथ साथ करना। इस पोर्शन पे आपको यूपी दिखाना है इसकी बाउंड्री में, यानी ये वेस्टर्न पोर्शन पे और साउथ पोर्शन में, और साउथ ईस्ट की ओर ये यूपी का इलाका पूरा इसको क्या करता है, टच करता है, ये वाला पोर्शन। यहाँ से इसका ये वाला पोर्शन देहरादून के साथ सीमा बनाता है, जबकि इसका इधर वाला पोर्शन जो पूर्व की ओर है वो पौड़ी गढ़वाल के साथ सीमा बनाता है। तो अगर आपने इतना ही ड्रॉ किया, जल्दी से देखिए, अगर आपने ड्रॉ किया तो आप क्या लिखेंगे, दक्षिण जो वेस्टर्न और साउथ वाला जो पोर्शन है, वेस्ट साउथ एंड साउथ ईस्ट, ये पूरा किससे घिरा हुआ है, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। जबकि इसका जो ईस्ट मतलब नॉर्दर्न ईस्ट पोर्शन है वो देहरादून, और ईस्ट का पोर्शन पौड़ी गढ़वाल के साथ ही क्या करता है, सीमा साझा करता है। इस पोर्शन पे आपको पौड़ी गढ़वाल देखने को मिलेगा, यहाँ आपको देहरादून देखने को मिलेगा, इधर पोर्शन पे आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, उत्तर से मतलब जैसे आप उत्तर में ये वाले पोर्शन पे देहरादून के साथ सीमा बनाता है, उत्तर पूर्व में पौड़ी गढ़वाल के साथ सीमा बनाता है। उत्तर पूर्व का मतलब यहाँ से होगा। ठीक है, वो यहाँ लिखा है क्योंकि स्पेस नहीं था, अपने पास मैप रखना हमेशा। इस पोर्शन पे किसके साथ सीमा बनेगा, पौड़ी गढ़वाल के साथ। तो लिख लीजिए सीमा उत्तर में देहरादून के साथ, उत्तर पूर्व में पौड़ी गढ़वाल के साथ, पश्चिम में यानी वेस्ट में, पश्चिम के साथ साथ किसमें, दक्षिण में, दक्षिण के साथ साथ किसमें, दक्षिण पूर्व में, नहीं साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में किसके साथ, यूपी के साथ सीमा साझा करता है। ये लिख लीजिए। अब आप कहोगे सर हम इतना कैसे याद करें, कुछ याद नहीं करना यार, आप लोगों ने देखा, मैप में देखा, आपको पता है इस पोर्शन पे देहरादून, यहाँ पौड़ी, यहाँ यूपी से सीमा साझा करता है। जब आपने ये किया, अब आपका एग्जामिनर क्या करता है ना, आपको
कैच करता है, वो देखता है कि ये कितने ध्यान से चीज़ों को सीखता है, कितना रटो, कितना कुछ करके जाओ, लास्ट में क्वेश्चन पूछ देगा उत्तराखंड के कौन से ऐसे जिले हैं जो अन्य जिलों के साथ सबसे कम सीमा साझा करते हैं। दिमाग वहाँ खोपड़ी खराब हो जाएगी, याद करते रह जाओगे कि कौन सा था कौन सा था कौन सा था। मैप ड्रॉ नहीं किया होगा, ऐसे समझ के नहीं पढ़ा होगा तो नहीं। कोई कहेगा रुद्रप्रयाग कितनी सी करता है, कोई दिमाग लगाएगा पौड़ी में कितने करते हैं, कोई कहेगा अल्मोड़ा कहाँ करता है, कोई कहेगा बागेश्वर कहाँ करता है। तो हमेशा एक कॉन्सेप्चुअल स्टडी आपको करनी है। तो याद रखना उत्तराखंड के ये दो जिले हैं, कौन कौन से, हरिद्वार प्लस यूएस नगर। यूएस नगर ये सिर्फ दो जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं, अन्य दो जिलों के साथ, अन्य दो जिलों के साथ सीमा साझा, अन्य दो जिलों से सीमा साझा साझा करते हैं। यानी इनकी बाउंड्री सिर्फ दो जिलों से लगती है उत्तराखंड में, एक जैसे देहरादून और पौड़ी को ये टच करेगा हरिद्वार, जबकि यूएस नगर किसको टच करता है, आपका नैनीताल के साथ साथ चंपावत को टच करता है। तो सिर्फ दो को टच करता है, और ये भी किसको करता है, दो, बाकी सब दो से ऊपर होंगे। आप किसी को भी देख लीजिए, चमोली देखिए, पिथौरागढ़ देखिए, अल्मोड़ा देखिए, नैनीताल को देखिए, बागेश्वर को देखिए, चंपावत को देखिए। इसके अलावा आपका कौन सा, एक चंपावत नैनीताल को भी टच करता है, वहाँ दो नहीं वहाँ तीन है, चंपावत नैनीताल के साथ भी सीमा करता है, बाकी सभी लगभग क्या है दो से अधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है। तो ये पॉइंट लिख लिया होगा, हरिद्वार प्लस यूएस नगर अन्य दो जिलों से सीमा साझा करता है। ये क्वेश्चन भी आपको कहीं ना कहीं दिख सकता है, ठीक है। ये इतना करने के बाद अब देखिए मैं क्या समझाना आपको चाहता हूँ। आप इसके अंदर की चीजें लिखिए। सबसे पहले ऊपर आपको ये मैंने डॉटेड लिखा है, ये पूरा पोर्शन राजाजी नेशनल पार्क का आता है। इधर ये पोर्शन है, ये पूरा का पूरा किसके अंदर सम्मिलित है, राजाजी नेशनल, क्योंकि फॉरेस्ट इलाका है। इधर वाले पोर्शन पे राजाजी नेशनल पार्क है, वो मैंने सिर्फ यहाँ लिखा है और आपको मैंने पढ़ा दिया है राजाजी नेशनल पार्क के बारे में। वो तीन जिलों के साथ सीमा साझा करता है, एक देहरादून, एक हरिद्वार, एक पौड़ी गढ़वाल। तो यहाँ राजाजी नेशनल पार्क लिखना है, उसके नीचे आपको रानीपुर लिखना है इधर पे, ठीक है। यहाँ रानीपुर लिखोगे तो इधर हरिद्वार लिखना है, हरिद्वार की जड़ पे आपको ज्वालापुर लिखना है। जब आपने हरिद्वार और ज्वालापुर लिखा है, इधर आपको मनसा देवी मंदिर लिखना है और यहीं पे आपको चंडी देवी मंदिर भी लिखना है। वो स्पेस नहीं था, वो हरिद्वार के मंदिरों में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ आपको हर की पैड़ी लिखना है, ध्यान से सुनना, हर की पैड़ी लिखना है, पौड़ी मत लिख देना है, ठीक है। बहुत से लोग अभी भी हर की पौड़ी कहते हैं, हर की पौड़ी नहीं होता है, हर की पैड़ी होता है। पैड़ी का मतलब सीढ़ियों से होता है, और बहुत से लोग अभी भी प्रोनाउंसिएशन में इसको गलत करते हैं, हर की पौड़ी लगाए रहते हैं। हर की पौड़ी नहीं होता है, हर की पैड़ी होता है। तो यहाँ आप लोग क्या लिखेंगे, हर की पैड़ी लिखेंगे। यहाँ आपको गुरुकुल कांगड़ी लिखना है इस पोर्शन पे, ठीक है। यहाँ जब आपने कर दिया तो इधर आपको लक्सर लिखना है, लक्सर के ऊपर आपको लंधौर लिखना है, यहाँ आपको रुड़की लिखना है, यहाँ आपको भगवानपुर लिखना है, यहाँ आपको सिकंदरपुर लिखना है, इधर आपको इकबालपुर लिखना है, यहाँ आपको झबरेड़ा लिखना है, यहाँ आपको मंगलौर लिखना है, यहाँ आपको नारसन लिखना है, इधर आपको फरकपुर लिखना है, इधर आपको खानपुर लिखना है, इधर आपको रायसी लिखना है। ये जो मेन लोकेशन है ये आपको इसके अंदर दिखानी है। इनसे क्या फायदा होगा भी किसी के दिमाग में आ रहा होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं जिसने जिला सीरीज पढ़ी होगी उसका तहसील कहाँ है वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप मान के चलिए अगर वो कभी कोई तहसील पूछता हो इन्हीं में से पूछेगा, कभी पूछेगा भगवानपुर तहसील किस जिले में पड़ती है, वहां बेहोश मत हो जाना, याद रखना भगवानपुर कहाँ पड़ रहा है आपको दिख रहा है, पूर्व वाले इधर ही दिखेंगे, रुड़की, लंधौर, झबरेड़ा, इकबालपुर, मंगलौर, नारसन, फरकपुर, खानपुर, रायसी, लक्सर, ज्वालापुर, हरिद्वार, रानीपुर, राजाजी, गुरुकुल कांगड़ी, ये सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। आपको हरिद्वार जिले में इन लोकेशन को दिखाना है, ठीक है। अब दूसरी बात, इसका जो पूर्वी भाग है ये यहाँ गंगा नदी प्रवाहित होती है, जो डॉटेड लाइन दिखा रखा है मैंने आपको, इस पोर्शन पे क्या होती है, गंगा नदी का प्रवाह होता है। और गंगा अपने आप में यहाँ 7 धाराओं में बहती है। वो 7 धाराओं में इसलिए बहती है कि बताया जाता है कि 7 अलग अलग ऋषियों ने, मुनियों ने यहाँ पे तपस्या की थी। और आपको पता है जहाँ तपस्या होगी वहाँ पानी की भी जरूरत होती है, पानी के किनारे ही, नदियों के किनारे ही तपस्या स्थली होती है। तो वहीं से गंगा क्या होती है, 7 धाराओं में प्रवाहित होती है। तो गंगा हरिद्वार में कितनी धाराओं में प्रवाहित होती है, गंगा 7 धाराओं में प्रवाहित होती है, 7 धाराओं में प्रवाहित। और क्यों होती है ये बताया गया है, अब वो मान्यता है, ठीक है। वो इसलिए बताया गया कि यहाँ 7 ऋषियों ने क्या किया था, तपस्या की थी, तप किया था, तो इसलिए गंगा यहाँ 7 धाराओं में क्या होती है, प्रवाहित होती है। अब जब आपको ये पता चल गया कि ये सीमा किस किस के साथ कहाँ कहाँ से टच करता है,
कितने जिलों को टच करता है, तो ये सिर्फ 2 जिले ऐसे हैं जो सिर्फ 2 जिलों को टच करते हैं, ठीक है। उसमें यूएस नगर है, एक हरिद्वार। अब देखिए इसका जो निर्माण हुआ है, यानी जो हरिद्वार का निर्माण हुआ है, बेसिकली क्योंकि ये मैदानी इलाका है, समतल इलाका है, ये हिमालय से उतरने वाली नदियों के जो अवशेष होते हैं, यानी नदियां जो अपने साथ क्या बहा के लाती हैं, एक प्रकार का निक्षेप लाती हैं, एक प्रकार का मिट्टी, बालू, पत्थर वगैरह लेके आती हैं। जैसे ही वो समतल इलाके में पहुंचेंगी, वहां से उनकी स्पीड कम हो जाती है, और स्पीड कम होगी तो नदियां अपने साथ लाए गए और साथ को वहीं डंप कर देती हैं, जिससे कि इस समतल मैदान का निर्माण हुआ है। तो हरिद्वार का निर्माण कैसे लिखोगे? निर्माण लिखो, हिमालय द्वारा लाई गई नदियों के निक्षेप से। हिमालय द्वारा लाई, अभी वर्ल्ड हिस्ट्री में परेशान मत होना, ठीक है, लाई गई नदियों के निक्षेप से, नदियों के निक्षेप से, निक्षेप से। अब आप कहोगे निक्षेप क्या होता है? निक्षेप मतलब एक प्रकार का जो नदी अपने साथ बालू पत्थर वगैरह बहा के लेके आती हैं, वही निक्षेप है, वो छोड़ देती हैं। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो गया, आप कुछ भी कहे जा रहे हो। देखो सपोज ये हिमालय का इलाका है, ये पर्वतीय इलाके हैं, और जैसे जैसे आप इससे डाउनवर्ड आओगे, ठीक है, इससे नीचे की ओर आओगे, हाइट कम होते जाएगी और एक ऐसा दौर आएगा कि ये फ्लैट होने लग जाएगा, यानी समतल होने लग जाएगा। अब नदियाँ क्या होती हैं? हिमालयी इलाकों से आती हैं, यानी ऊंचे पर्वतीय इलाकों से आती है। तो नदियाँ जब बहती हैं इस प्रकार से आएंगी, तो जैसे जैसे ऐसे बही, तो ऐसे समतल में आएंगी तो उनकी स्पीड कम हो जाएगी, ऐसे ऐसे प्लेन हो जाएगी। यानी अगर कोई नदी इस प्रकार से बह के आ रही है ऐसे डाउनवर्ड, जैसे जैसे समतल की ओर जाएंगी वो ऐसी होती रहेंगी, फ्लैट लाइन। तो ये डाउन में स्पीड ज़्यादा होगी, यहाँ को इनकी स्पीड कम होती जाएगी। तो जैसे ही स्पीड कम होगी तो नदियाँ अपने साथ जो भी मटेरियल लेके आई हैं वो क्या कर देंगी? वहीं डंप कर देंगे, चाहे मिट्टी हो, बालू हो, पत्थर हो, कंकड़ हो, रेता हो, कुछ भी हो, तो वो क्या कर देती हैं? ऐसे डंप कर देती हैं, जिस कारण से इनका हरिद्वार वगैरह, इनका उधम सिंह वगैरह, इनका निर्माण होता है, ठीक है, मैदानी इलाकों का। तो इसका निर्माण कैसे हुआ ये आपको समझ में आ गया। नदियाँ गंगा यहाँ 7 धाराओं में प्रवाहित होती है, ये भी आपको समझ आ गया, ठीक है। अब देखिए इसकी पूर्वी सीमा पे गंगा बहती है, आपको ये पता चल गया। इसका जो निर्माण हुआ था एज ए डिस्ट्रिक्ट, ये हुआ था 28 दिसंबर 1988 को। तो जनपद लिखो, ये कब बना था? हरिद्वार जनपद कब बना था? 28 दिसंबर 1988 को। अब देखो बेसिक क्वेश्चन जो यूके SSC द्वारा पूछा जाएगा आने वाले एग्जामों में, वो क्या कहेगा आपसे? निम्नलिखित में से किस जिले का निर्माण सबसे अंत में हुआ? बीच से उठाएगा क्वेश्चन, मतलब नैनीताल घुसेड़ा होगा बीच में, पौड़ी डाला होगा बीच में, कहीं देहरादून डाला होगा, कहीं हरिद्वार। वो ईयर नहीं पूछ सकता है, हो सकता है कि वो इस बार क्वेश्चन ऐसे पूछे कि किस जिले का निर्माण इनमें से अंत में हुआ। यानी आपको ये मैसेज देना चाह रहा है कि आपको हर जिले का पता होना चाहिए कि कौन जिला कब बना। तो इसको कैसे याद किया जाएगा? पहली वीडियो देखना, उत्तराखंड सामान्य परिचय कराया होगा, प्लेलिस्ट में वहां दिख जाएगा। दूसरा, ईयर आपको पता होना चाहिए, या ऐसे पूछेगा या आपको मैचिंग करने को पूछेगा। इधर आप यहाँ लिख देगा हरिद्वार, यहाँ लिख देगा, यहाँ ईयर लिख देगा, अब बोलेगा मैच करो, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखना। इसका निर्माण कब हुआ है जो डिस्ट्रिक्ट, ये उससे पहले आपका सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल, वो सब कहानी हमें नहीं पढ़ना है। अब ये क्या है? कृषि कार्य के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध जिला है। वो क्यों है? क्योंकि हिमालय से नदियाँ आती हैं, मिट्टी वगैरह लाती हैं, उर्वर भूमि होती है, तो वहाँ पे इजीली क्या हो जाए, बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो सकता है। और क्योंकि नदियाँ भी पर्याप्त मात्रा में, गंगा अपने साथ बहुत ज़्यादा पानी लाती है, तो वो क्या करती है, नदी किनारे अगर कोई चीज़ होंगी तो स्वाभाविक सी बात है तो कृषि का अच्छा खासा प्रोडक्शन होगा। साथ ही साथ इसके अलावा जो ये है अपने आप में यहाँ पे जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती है। आप जनघनत्व तो देखना, लिंक करो जनघनत्व क्यों यहाँ सर्वाधिक होता है, इसीलिए जनघनत्व सर्वाधिक है। एक तो ये क्या है, धाम है, अपने आप में आस्था का केंद्र है। दूसरा, ये मैदानी इलाका है, मैदानी इलाकों में, पर्वतीय इलाकों से ज़्यादा जनघनत्व पाया जाता है। तीसरा, यहाँ पे नदी पर्याप्त मात्रा में, तो भूमि उपजाऊ है, लोगों को क्या कहते हैं, कृषि करने के लिए बहुत पर्याप्त क्या मिल जाता है, यहाँ पे स्पेस मिलता है, अच्छी भूमि मिलती है, उर्वर भूमि मिलती है, तो लोग वहीं बसना चाहते हैं जहाँ उनके लिए फायदा हो। इसी वजह से यहाँ जनघनत्व उत्तराखंड में सर्वाधिक देखने को आपको मिलेगा। वो कॉन्सेप्ट इसी के पीछे छुपे होते हैं। आप लोग रटते रहोगे हरिद्वार यूएस नगर, वो हरिद्वार यूएस नगर में जनघनत्व तो इसी वजह से सर्वाधिक होता है। उत्तरकाशी में इसीलिए सबसे कम है क्योंकि वो दुर्गम इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, रिहायशी इलाका कम है। ग्लेशियरों में कौन रहेगा बताओ? आपको अगर मैं भेज दूं जा तो ग्लेशियर में रहे, वहां मकान बना वहीं रहे, आप पॉसिबल है ये बताइए? जनघनत्व तो वही तो है ना, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। अब वहां
दुर्गम इलाके हैं, दूर के इलाके हैं, चमोली, उत्तरकाशी वगैरह पहाड़ी इलाके हैं, ग्लेशियर का इलाका है, लोग वहाँ रहना पसंद करेंगे ही नहीं क्योंकि उनके रहने के लिए अनुकूल दशाएं वहाँ पे हैं ही नहीं। ठीक है, इसकी जो स्थिति है, अवस्थिति है, ये शिवालिक श्रेणी में अपने आप में दो पर्वतों के मध्य है, यानी इसकी स्थिति लिख लो, शिवालिक श्रेणी में दो पर्वत, एक का नाम है आपका विल्ब पर्वत, दूसरे का नील पर्वत के मध्य। ठीक है, शिवालिक श्रेणी में विल्ब पर्वत व नील पर्वत के मध्य, विल्ब व नील के मध्य, विल्ब व नील पर्वत के मध्य अपने आप में कौन सा है, शिवालिक श्रेणी में ये हरिद्वार बसा है। पुराणों में और संस्कृत से संबंधित अनेक साहित्यों में विल्ब और नील पर्वत लिख देना। अभी कोई कहेगा सर इरेज कर देते हो आप जल्दी, विल्ब व नील इन पर्वतों के मध्य है। तो पुराण और साहित्य में इसको अलग अलग नामों से बताया गया है, तो लिख लो पुराण व संस्कृत साहित्य में इसके अनेक नाम हैं, पूरा लिखना, पुराण व संस्कृत साहित्य में इसके अनेक नाम हैं। इसमें से गंगा द्वार लिख लीजिए, गंगा द्वार इसी को कहा गया है। इसके अलावा इसको देवताओं का द्वार लिख लीजिए, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार लिख लीजिए, देवताओं का द्वार, देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थलों का द्वार, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, ठीक है। क्या क्या लिखा, गंगा द्वार, देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, इसके अलावा चार धामों का द्वार, स्वर्ग द्वार, मायापुरी, माया क्षेत्र। क्या क्या लिखोगे, चार धामों का द्वार, चार धामों का द्वार, हरिद्वार को ही कहा गया है, ठीक है। और इसके अलावा मायापुरी, माया क्षेत्र, ये सब किसके नाम है, मायापुरी, माया क्षेत्र हरिद्वार के लिए कहा गया है। इसके अलावा इसको स्वर्ग द्वार भी कहा गया है, ये सब इसी के नाम है, ठीक है। अन्य क्या लिखोगे, स्वर्ग द्वार, स्वर्ग द्वार इन नामों से, जैसे गंगा द्वार, देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, चार धामों का द्वार, मायापुरी, माया क्षेत्र, स्वर्ग द्वार से इसको क्या किया गया है, संबोधित किया गया है, ठीक है। अब देखिए ये जो इलाका है, जैसे यहाँ शिव के उपासक भी हैं उत्तराखंड में, केदारनाथ वगैरह, विष्णु उपासक भी हैं बद्रीनाथ वगैरह के, तो शिव के उपासक इसको हरिद्वार कहते हैं, जबकि विष्णु उपासक इसको हरिद्वार नाम से संबोधित करते हैं। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, देखिए, ठीक है। जो इसका शिव के उपासक हैं, इसको वो क्या कहते हैं, इसको हरिद्वार, मतलब जो शिव के उपासक हैं वो इसको किस नाम से जानते हैं, जैसे शिव उपासक को हरिद्वार कहते हैं, जबकि वैष्णव मत के इसको हरिद्वार कहते हैं, वो हमने नहीं देखने। अब देखिए यहाँ पर एक कपिल मुनि हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ तपस्या की थी, उनके नाम पे इसको कलिपा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कलिपा भी, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, कपिल मुनि की तपस्या की वजह से, कपिल मुनि की तपस्या की वजह से इसको कलिपा भी कहते हैं, कलिपा। क्या लिखोगे, कपिल मुनि की तपस्या की वजह से इसको कलिपा भी कहते हैं, ये आपको आना चाहिए, कपिल मुनि की तपस्या की इसको कलिपा भी कहते हैं। अब देखिए गंगा 7 धाराओं में प्रवाहित होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ इतिहासकारों को एक चीज मिली थी, एक मिट्टी के अलग अलग बर्तन हुआ करते थे, इतिहासकार उसके अकॉर्डिंग वहाँ की संस्कृति का नाम रखते थे। एक गेरुआ रंग होता है, उस गेरुए रंग के यहाँ पे मिट्टी के बर्तन माने पाए गए, जिसको इतिहासकार गेरुए मृदभांड वाला नगर भी कहते हैं, ठीक है। तो अगला लिखो, इतिहासकार इसको गेरुए मृदभांड का नगर भी कहते हैं, का नगर, क्योंकि 1200 से 1700 कुछ शताब्दी वगैरह होगी, वहाँ पे इसको गेरुए मृदभांड, गेरुआ कलर होता है, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन यहाँ मिले थे। इसके अकॉर्डिंग हिस्ट्री में अलग अलग कालखंडों को विभाजित किया गया है, तो इसको हरिद्वार को गेरुए मृदभांड का नगर भी किसके द्वारा कहा गया है, इतिहासकारों के द्वारा इसको कहा गया है। अब देखिए एक राजा हुआ करता था विक्रमादित्य, उसका एक भाई था भृतहरि। उस भृतहरि ने यहाँ शिवालिक श्रेणी में आके इसके आसपास तपस्या की थी, और तपस्या करने के साथ साथ यहाँ पे उसने 2 रचनाएं लिखी थी, एक को बोलते हैं नीति शतक, एक को बोलते हैं वैराग्य शतक। तो अगला पॉइंट लिखोगे, भृतहरि द्वारा शिवालिक श्रेणी में नीति शतक व वैराग्य शतक नामक मतलब रचनाएं की गई थी। इसको लिखो, भृतहरि के द्वारा यहाँ पर शिवालिक श्रेणी में आके, ठीक है। क्या लिखोगे, भृतहरि द्वारा यहाँ पर 2 रचनाएं की थी उसने, एक नीति शतक और वैराग्य शतक की रचना, वैराग्य शतक की रचना की गई थी, ये भी लिखोगे। भृतहरि द्वारा यहाँ पर नीति शतक व वैराग्य शतक की रचनाएं की थी। तो जो भृतहरि था उसका एक भाई था, उसका नाम था विक्रमादित्य। क्या था,
विक्रमादित्य। उसने क्या किया, अपने भाई की याद में यहाँ पे कुछ पैड़ियों का निर्माण किया, कुछ मतलब अपने आप में पैड़ी बोलते हैं सीढ़ियों को, और वही पैड़ी बाद में क्या कहलाया था, हर की पैड़ी कहा गया था। तो ठीक है, तो क्या लिखोगे, भरतहरि की याद में उसके भाई विक्रमादित्य ने पैड़ियों का यहाँ पर निर्माण किया था, जिसको भरतहरि की पैड़ी या हर की पैड़ी बोला जाता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, विक्रमादित्य के द्वारा यहाँ पर पैड़ियों का निर्माण किया गया था, पैड़ियों का निर्माण किया गया था, जिसको क्या बोला गया, पैड़ियों को आपको लिखना है, पूरा लाइन लिखो, भरतहरि की पैड़ी या हर की पैड़ी लिखो। क्या होगा, विक्रमादित्य ने यहाँ पे पैड़ियों का क्या किया था, निर्माण किया था, और पैड़ियों का मतलब है सीढ़ियों से, क्या है, सीढ़ियाँ। ठीक है, पैड़ियों का मतलब है सीढ़ियाँ, और यही बाद में क्या कहलाया, हर की पैड़ी, हर की पैड़ी, यानी ये बताया जाता है कि इसी को हर की पैड़ी बोला गया विक्रमादित्य ने। ये सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि हरिद्वार का अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा था। हर कोई यहाँ पे आया, चाहे वो मुस्लिम शासक हो, चाहे बौद्ध यात्री हो, चाहे कोई आक्रमणकारी हो, गोरखे हो, महात्मा गांधी जी हो, तो हर किसी ने इसके दर्शन किए। और आप जानते हैं धार्मिक आस्था का केंद्र है, तो आना स्वाभाविक था, बहुत हर किसी के लिए इम्पोर्टेंस इसकी रही है। ठीक है, तो भरतहरि यहाँ पे नीति शतक, वैराग्य शतक, शिवालिक श्रेणियों में जाके रचना करता है। उसकी याद में उसका भाई विक्रमादित्य पैड़ियों का निर्माण करता है, जिसको बाद में हर की पैड़ी भी बोला गया था। इसके अलावा यहाँ पर एक भवन के अवशेष भी मिलते हैं, जिसको डाटा वाली हवेली कहते हैं, और वो कहाँ पे, हर की पैड़ी में। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखोगे, यहाँ पर कुछ भवनों के अवशेष मिले हैं, इसको पूरा लिख लेना। इससे यहाँ पर कुछ भवनों के अवशेष मिले हैं, जिसे डाटा वाली हवेली कहते हैं, डाटा वाली हवेली कहते हैं। और ये डाटा वाली हवेली भी कहाँ है, अपने आप में हर की पैड़ी में, हर की पैड़ी के पास, हर की पैड़ी के ही पास है डाटा वाली हवेली है। ठीक है, अब जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अनेक यात्रियों के आगमन के क्रम बताता हूं, कब कौन आया था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग कौन था, अब परेशान मत होना ह्वेनसांग का नाम सुनते ही, जिसकी पहली बार जो स्टडी कर रहा है, बाकी जो कर रहे हैं उसको तो पता है। ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध यात्री था, बौद्ध धर्म की यात्रा, मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित था। उसकी यात्रा इंडिया में उसने की थी, अलग अलग जगह वो गया था। किसके शासनकाल में आया था, ये क्वेश्चन जीएस के अंदर पूछा जाता है, बताऊंगा एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर। तो ह्वेनसांग ने क्या किया था, हरिद्वार की यात्रा की थी, और 1634 ईस्वी में, यानी ईसा के बाद आगे जो 1634 ईस्वी में हरिद्वार आया था। ठीक है, तो लिख लो ह्वेनसांग का आगमन, ह्वेनसांग का आगमन कब हुआ था, 634। ठीक है, 1634 नहीं, वो मुंह से गलत निकल गया, 634 ईस्वी में। कितना, 634 ईस्वी में। तो ह्वेनसांग का आगमन कब हुआ था, 634 ईस्वी में हुआ था। कब आया था वो, ह्वेनसांग हरिद्वार 634 ईस्वी में आया था, और इसने इस क्षेत्र को बोला मोयुलो। ठीक है, हरिद्वार को क्या बोला उसने, मोयोलू, मोयुलो, यानी अब ये चीनी लैंग्वेज है, अब आपको समझ नहीं आएगी, तो उसने हरिद्वार को क्या बोला, मोयोलू बताया। और इसके अलावा उसने गंगा को एक अन्य नाम दिया, जिसको बोला महाभद्र। तो गंगा को क्या बोला उसने, महाभद्र, महाभद्र किसको बोला उसने, गंगा को। और जो मोयुलू बताया उसको किसको बताया, हरिद्वार को। किसको बताया, हरिद्वार को। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ह्वेनसांग का आगमन हरिद्वार में कब हुआ, 634 ईसा के आसपास। उसके बाद बोला ह्वेनसांग ने हरिद्वार को किस नाम से संबोधित किया, मोयुलू, और गंगा को किस नाम से संबोधित किया, महाभद्र नाम से इसने इसको संबोधित किया। ठीक है, अब ये मोयुलू का अर्थ क्या है, आप परेशान मत होना। जैसे एक इतिहासकार एक बहुत बड़े रिसर्च करता थे, मतलब जो रिसर्च वगैरह करते थे, कनिंघम, वो इसका नाम मयूरपुर बताते हैं। यानी इस मोयुलू का अर्थ क्या होता है, मयूरपुर, मयूरपुर। और कौन बताता है मयूरपुर, कनिंघम। और कनिंघम कौन है, एक प्रकार के अपने आप में आर्कियोलॉजी से संबंधित है। ठीक है, पुराने बहुत ज़्यादा। कनिंघम इसको मयूरपुर बताते हैं, मोयुलू को। हरिद्वार में ह्वेनसांग का आगमन 634 ईसा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक नाम आपने सुना होगा इतिहास में, तैमूर लंग। तैमूर लंग कौन था, एक प्रकार का आक्रमणकारी था। उसकी एक पाँव क्या थी, वो एक पाँव से दिव्यांग था, जिसको आप लोग कह सकते हैं, तो इसीलिए उसको तैमूर लंग, यानी लंग मतलब लंगड़े से संबंधित था, दिव्यांग था वो। उसने भी यहाँ पे आक्रमण वगैरह किया था। इस क्षेत्र में आया था 1398 के आसपास। तो लिख लीजिए अगला, तैमूर लंग का आगमन। क्या लिखोगे, तैमूर लंग का आक्रमण। परेशान मत होना इन नामों से। ठीक है, तैमूर लंग का आक्रमण या का आगमन, जो भी लिखते हो। इस क्षेत्र में तैमूर लंग आया था 1398-99 के आसपास।
कौन आया था यहाँ पे? तैमूर लंग ने यहाँ पे 1398-99 में इस क्षेत्र में आया था। और उसी का एक इतिहासकार है, उसका इतिहासकार इस क्षेत्र को बोलता है कायोपिल या कुपिला। तो लिखो, तैमूर लंग का इतिहासकार इस क्षेत्र को कायोपिल या कुपिला कहता है, कायोपिल या कुपिला कहता है। पूरा लिखना आप लोग, ठीक है। तैमूर लंग का इतिहासकार इस क्षेत्र को कायोपिल या कुपिला कहता है, पूरा लिखना है। तैमूर लंग का इतिहासकार इस क्षेत्र को कायोपिल या कुपिला कहता है और उसका इतिहासकार था सरुद्दीन, ठीक है। इतिहासकार कौन था उसका? सरुद्दीन। सरुद्दीन ये इस क्षेत्र को कायोपिल या कुपिला कहता है 1398-99 में जब वो आया था। इसके अलावा देखिए और इम्पोर्टेंस बताता हूँ, एक अबुल फजल नाम का इतिहास का मतलब अकबर के दरबार में एक अबुल फजल नाम का व्यक्ति था, एक प्रकार का कवि आप लोग कह सकते हैं, अकबर का इतिहासकार कह सकते हैं, अकबर की जीवनी लिखने वाला कह सकते हैं, जो भी कहते हैं। अबुल फजल क्या मानता था, जो माया होती ना उसी को हरिद्वार कहता है और उसने इसका वर्णन आईने अकबरी में किया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जीएस के अंदर कि आईने अकबरी किसने लिखी है? आईने अकबरी लिखी है अबुल फजल ने और उसने माया को क्या बोला है? हरिद्वार बोला है। तो अगला लिख लीजिए, अकबर के दरबारी अबुल फजल द्वारा, पूरा लिखना आप लोग, ठीक है। अकबर के दरबारी अबुल फजल, अकबर के दरबारी अबुल फजल द्वारा इस माया को हरिद्वार बताया गया है, माया को हरिद्वार बताया गया है, हरिद्वार। और किस में कहा है उसने? आईने अकबरी में, आईने अकबरी में, ठीक है। और आईने अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल ने। आईने अकबरी में क्या कहा है? माया को ही हरिद्वार कहा है। आप लोगों को ये ध्यान होना चाहिए। और वो ये तक कहता है कि अकबर के रसोई के लिए जो पानी आता था, जो गंगा का पानी आता था, वो यहीं से आता था, वो इतना मानता था, ठीक है। अब देखिए बाद में इस क्षेत्र के महत्व को और समझिए। जो हर की पैड़ी है उसका फिर रिन्यूबल कराया गया, यानी उसको जीर्णोद्धार कराया गया। वो अकबर का ही सेनापति था मान सिंह, यानी अकबर के सेनापति मान सिंह के द्वारा, पूरा लिखना, अकबर के सेनापति, पूरा लिखना आप लोग, ठीक है। अकबर के सेनापति मान सिंह द्वारा हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार भी कराया गया, हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार कराया गया, हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार कराया गया, पूरा लिखना आप लोग, ठीक है। जीर्णोद्धार कराया गया, जीर्णोद्धार कराया गया। तो अबुल फजल क्या कहता है? इस क्षेत्र को माया को हरिद्वार मानता है। आईने अकबरी में उसने कहा मानसिंह द्वारा हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार किया गया। और मानसिंह कौन था? अकबर का सेनापति, अकबर का सेनापति, ठीक है। अकबर का सेनापति कौन था? आपका मानसिंह था, वो इसको ये मानता है। अब देखिए बाद में क्या होता है, एक जहांगीर नाम का शासक था, उसके समय में एक यूरोपीय यात्रा था जिसका नाम था टॉम कारियट। उसने भी हरिद्वार की यात्रा की 1608 के आसपास में, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखो, 1608 में, पूरा लिखना, 1608 में जहांगीर के समय, जहांगीर के समय, जहांगीर कौन था? अपने मुगल वंश का राजा था, ठीक है। जहांगीर के समय टॉम कारियट, टॉम कारियट द्वारा हरिद्वार की यात्रा की गई, टॉम कारियट द्वारा हरिद्वार की यात्रा की गई। लिखो, जहांगीर के शासनकाल में 1608 ईस्वी में हरिद्वार की यात्रा कौन करता है? टॉम कारियट करता है। ये भी आप लोगों को पूछा जा सकता है कि टॉम कारियट हरिद्वार किसके शासनकाल में? मुगल वंश कौन था उस टाइम? जहांगीर था। इसके शासनकाल में हरिद्वार की यात्रा पर आता और उसने हरिद्वार को शिव की राजधानी माना, ठीक है। तो टॉम कारियट हरिद्वार को क्या मानता है? शिव की राजधानी मानता है, शिव की राजधानी मानता है हरिद्वार को, ठीक है। तो लिखो, टॉम कारियट शिव की राजधानी इसको कहते हैं। बाद में 1620 में खुद यहाँ पर जहांगीर भी आता है। तो 1620 में जहांगीर का भी आगमन, जहांगीर का आगमन यहाँ पर होता है, ठीक है। ये 1620 के आसपास ये जहांगीर का आगमन यहाँ पर होता है, ठीक। अब देखिए बाद में ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने यहाँ पर शासन किया। उससे पहले पवार वंश का शासन था, वो हम ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हिस्ट्री का पोर्शन है वो। तो गोरखों के समय में ये जो इलाका था दासों का केंद्र हो गया था। आप लोगों को पता है, मैंने आपको बताया था दास यहाँ पे गोरखों के समय में बहुत होते थे। तो अगला पॉइंट लिखो, गोरखों के समय यह क्षेत्र, गोरखों के समय यह क्षेत्र दासों का केंद्र हो गया था। पॉइंट लिखो, गोरखों के समय यह क्षेत्र, गोरखों के समय यह क्षेत्र दास का केंद्र हो गया था, दास का केंद्र हो गया था। दास का केंद्र होने के बाद यहाँ ब्रिटिश ने शासन किया। ब्रिटिश का रूल था, वो
बहुत ज़्यादा हमने नहीं देखना है, वो ब्रिटिश के अंदर था। अब देखिए बाद में क्या होता है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी ने भी इस क्षेत्र की यात्रा की। एक वो 1915 के आसपास आए, दूसरा कब आए वो कहीं आपको 1927 लिखा दिखेगा, कहीं आपको 1929 लिखा दिखेगा। इसीलिए आयोग भी आपसे पूछता नहीं है इन क्वेश्चनों को, दोनों ऑप्शन आएंगे तो कोशिश करना कि 27 के साथ भी आप जा सकते हैं। ठीक है, मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, आप किसी ने तो देखा है नहीं कब आए, किसी को स्पष्ट जानकारी है नहीं, तो कोई अपने मन से 1927 लिखता है, कोई 1930 लिखता है, कोई 1928 लिखता है। तो महात्मा गांधी का आगमन लिख लीजिए, महात्मा गांधी का यहाँ आगमन एक तो 1915 के आसपास आए थे, दूसरा 1927 या ब्रैकेट में 29 कर दीजिए, इसके आसपास। यदि इस पॉइंट पे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, तो दोनों आएंगे तो देख लेना, जैसा भी होगा 27 की ओर भी जा सकते हो। ठीक है, तो महात्मा गांधी का यहाँ पर इस समय पे क्या हुआ था, आगमन हुआ था। ये था आपके पहले दिन का हरिद्वार के बारे में एक प्रकार का इंट्रोडक्शन, एक प्रकार का यहाँ की इसकी इंपोर्टेंस के बारे में। कल इसका हम लोग कोशिश करूंगा कि कल इसको कंप्लीट कर दूं, नहीं अगर बाई चांस कंप्लीट होता है तो परसों मतलब मंडे को फिर भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग परीक्षा वाणी देखेंगे और उसके पहले कल जो वीडियो आएगी थोड़ा सा उसमें आपको प्रवक्ता के लेके एग्जाम को लेके शुभकामनाएं भी प्रेषित करूंगा। ठीक है, बताऊंगा आपको कुछ। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले सेशन में, ध्यान रखिए, थैंक यू।